हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास को करने वाले हैं और आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सीमांत लागत एवं अवशोषण लागत। तो आज के टॉपिक में मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में ही कह दिया था कि हम लोग कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं, सीमांत लागत एवं अवशोषण लागत। तो ये जो टॉपिक चल रहा है इसी का ये पार्ट मानिए आप लोग, इसको हम लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ना होगा कि अभी तक हम लोगों ने सीमांत लागत के बारे में नहीं जाना है, लेकिन अब हम लोग सीमांत लागत के बारे में भी जानेंगे और अवशोषण लागत के बारे में भी जानेंगे कि इनके बारे में हम लोग अच्छी तरीके से करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सीमांत लागत क्या होती है, उसके बाद हम लोग जानेंगे अवशोषण लागत क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं सीमांत लागत के बारे में। न्यूमेरिकल भी कराएंगे और थ्योरी भी कराएंगे, लेकिन दोनों चीज़ों को हम लोगों को साथ ही साथ में करना होगा, लेकिन आराम से और अच्छी तरीके से हम लोगों को समझना होगा। अगर हम लोग आज सीमांत लागत को पढ़ते हैं तो कल हम लोग अवशोषण लागत को भी पढ़ेंगे। तो सीमांत लागत के बारे में हम लोग थोड़ी सी बातों को लिखते हैं और अच्छी तरीके से, जिससे हम लोगों का एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि सीमांत लागत विधि लागत विश्लेषण विधि की एक तकनीकी है। तो सीमांत लागत विधि अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो सीमांत लागत विधि लागत विश्लेषण की एक विशिष्ट तकनीक है। मतलब एक स्पेशल कुछ अलग तकनीक है जिसमें लागत सूचनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है जिसमें लागत सूचनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है, इस प्रकार दिखाया जाता है या प्रस्तुत किया जाता है, इस प्रकार दिखाया जाता है जिससे प्रबंधकों को मैनेजर्स को जिससे प्रबंधकों को लागत नियंत्रण एवं विभिन्न प्रबंधकीय निर्णयों में सहायता मिलती है। तो अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो इसमें जो है वास्तव में किसी वस्तु के उत्पादन में प्रायः दो प्रकार के व्यय किए जाते हैं। तो दो प्रकार के व्यय किए जाते हैं। प्रत्येक वस्तु के उत्पादन में दो प्रकार के व्यय किए जाते हैं। प्रत्येक प्रकार की वस्तु के उत्पादन में दो प्रकार के व्यय किए जाते हैं। दो प्रकार के व्यय मतलब खर्चे व्यय किए जाते हैं, एक्सपेंसेस, ठीक है, व्यय किए जाते हैं। अब दो प्रकार के खर्चे कौन से होते हैं? वे व्यय जिन पर कुछ सीमा तक उत्पादन की इकाइयों में वृद्धि या कमी का प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात उत्पादन की मात्रा में वृद्धि या कमी होने पर इन व्ययों की रकम में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इन्हें स्थिर व्यय कहते हैं। तो अगर हम लोग व्यय की बात करते हैं तो दो प्रकार के जो व्यय होते हैं, उनको अगर हम लोग बात करते हैं तो एक हम लोग स्थिर व्यय बोल सकते हैं, और एक होता है हम लोगों का परिवर्तनशील व्यय। तो स्थिर व्यय क्या है और परिवर्तनशील व्यय क्या है,
इनको भी हम लोग जानते तो हैं, लेकिन देखो बहुत सी बातें आप लोग जानते होंगे, ये बात निश्चित है, लेकिन हम लोगों का बेसिक से बिल्कुल हम ऐसे पढ़ाएंगे आप लोगों को कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं स्थिर व्यय की। सीमांत लागत को भी अभी हम लोग ध्यान से देखेंगे और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल भी करेंगे साथ ही में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्थिर व्यय कौन से होते हैं। तो नंबर 1 में हम लोग लिख लेते हैं स्थिर व्यय। अब हमारे स्थिर व्यय कौन से होते हैं, तो स्थिर व्यय के बारे में हम लोग लिखते हैं और इसको अच्छी तरीके से समझते हैं कि ऐसे व्यय ऐसे व्यय ऐसे व्यय ऐसे व्यय जिन पर ऐसे व्यय जिन पर ऐसे व्यय जिन पर कुछ सीमा तक जिन पर कुछ सीमा तक उत्पादन की इकाइयों में उत्पादन की इकाइयों में वृद्धि या कमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात उत्पादन की मात्रा में वृद्धि या कमी होने पर करने पर इन व्ययों की रकम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो उन्हें स्थिर व्यय कहते हैं। अब स्थिर व्यय मतलब ऐसे व्यय जैसे मान लो कि उत्पादन की इकाइयों में चाहे हमारी वृद्धि हो चाहे हमारी कमी हो, लेकिन उन पर प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ऐसे व्यय हमारे स्थिर व्यय की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें हम फिक्स्ड एक्सपेंसेस कहते हैं। तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जैसे मान लो कि एक मैंने यहाँ पे उत्पादन करने के लिए ये एक रूम लिया, ठीक है, मतलब कोई मशीनें लगी हुई हैं हमारी, मान लो हमने यहाँ पे मशीन लगाएंगे तो ये जो रूम है ये हमने किराए पर लिया है। अब इसका जो किराया है उसने पहले ही बोल दिया है कि इसका जो किराया मतलब रेंट। अब रेंट जो है वो है मान लो 5,000 रुपये, ठीक है। अब इस पर हम लोग इसका जो किराया है वो है 5,000 रुपये। अब हमने मान लो यहाँ पे 2 मशीनें शुरुआत में लगाई थी, तो यहाँ पर भी हम लोगों का 5,000 रुपये आएगा। और अगर मान लो हम लोग यहाँ पे और 2 मशीनें और लगाते तब भी हम लोगों का 5,000 ही रूम रेंट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसे व्यय होते हैं जिन पर उत्पादन की इकाइयों में चाहे हम वृद्धि करें या हम कमी करें, जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उनको ये मतलब उतने ही होते हैं जितने हो रहे हैं, तो ऐसे व्यय हम लोगों के स्थिर व्यय कहलाते हैं। जैसे मान लो कि अगर मैंने कोई रूम लिया है आप बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है, अब ये रूम लिया है हम लोगों ने मान लो 2,000 रुपये का रूम लिया है किराए पर। अब चाहे हम इसमें 10 बच्चे पढ़ाएं, चाहे हम इसमें कोई बच्चा ना पढ़ाएं, रूम रेंट हम लोगों का लगेगा ही लगेगा। तो ऐसे व्यय हमारे स्थिर व्यय कहलाते हैं। तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि स्थिर व्यय कौन से होते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं परिवर्तनशील व्यय की। और परिवर्तनशील व्यय जिनकी उत्पादन की इकाइयों में परिवर्तन करने से, वृद्धि करने से या कमी करने से
वो भी व्यय हमारे परिवर्तित होते हैं, तो ऐसे व्यय हमारे परिवर्तनशील व्यय में आते हैं। तो अब हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं परिवर्तनशील व्यय। दूसरी नंबर हेडिंग है हम लोगों की परिवर्तनशील व्यय। अब परिवर्तनशील व्यय कौन से होते हैं? तो ऐसे व्यय जो उत्पादन इकाइयों में कमी या वृद्धि होने पर, जो उत्पादन इकाइयों में कमी या वृद्धि होने पर घट या बढ़ जाते हैं, उन्हें परिवर्तनशील व्यय की श्रेणी में रखा जाता है। तो ऐसे व्यय जो उत्पादन इकाइयों में कमी या वृद्धि करने से घट बढ़ जाते हैं, उन्हें हम परिवर्तनशील व्यय कहते हैं। अब जैसे मान लो कि हम लोगों ने एक रूम लिया था, यहाँ पे 4 मशीनें लगाई, ठीक है। अब 4 मशीनें लगाई हैं, तो रूम रेंट तो इसका जो किराया लगेगा तो वो तो फिक्स में आएगा, क्योंकि किराया तो फिक्स है 5,000 रुपये का। अब मान लो इन मशीनों में हम लाइट देते हैं, पावर। अब पावर जब मशीनें चलेगी तभी तो आएगा पावर, मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी होगी तभी तो आएगी इसकी बिल जब हम इस मशीनों को चलाएंगे। तो मतलब अगर उत्पादन ज़्यादा करेंगे तो बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, और अगर उत्पादन हम कम करेंगे तो बिजली का बिल कम आएगा। तो ऐसे व्यय हमारे परिवर्तनशील व्यय में आते हैं। तो ऐसे व्यय हमारे परिवर्तनशील व्यय में आते हैं, तो इनको हम लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो अब हम लोग समझेंगे कि हम लोग अब जो हम लोगों ने स्थिर व्यय को समझ लिया, परिवर्तनशील व्यय को समझ लिया, तो आज के समय में जो सीमांत लागत विधि का यूज़ हम लोग करते हैं, तो ये विधि हम लोग क्यों यूज करते हैं, तो इसमें थोड़ी सी बातें हम लोगों को और लिखनी है, जिससे आप लोगों को ये बात पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी कि हम लोग इनको क्यों लिखते हैं। अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में सामान्य रूप से यह माना जाता है, वर्तमान समय में सामान्य रूप से यह माना जाता है कि कुल व्ययों की स्थिर व परिवर्तनशील व्ययों के रूप में बंटवारे द्वारा लागत नियंत्रण व निर्णयन में पर्याप्त सहायता मिल सकती है। इस उद्देश्य के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है, उसे सीमांत लागत विधि
लागत विधि, उसे सीमांत लागत विधि कहते हैं, उसे सीमांत लागत विधि कहते हैं। तो इस बात का अब हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे और इसको जानेंगे, क्योंकि लिखने में थोड़ा सा टाइम टेकन जरूर है, लेकिन अच्छी तरीके से समझ में भी आप लोगों को आ जाएगा। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तो सीमांत लागत के अर्थ की बात करते हैं। सीमांत लागत विधि, याद रखना है कि लागत विश्लेषण की एक विशिष्ट तकनीक है जिसमें लागत सूचनाओं को इस प्रकार दिखाया जाता है, मतलब कि लागत की सूचनाएं कौन सी होती हैं, चाहे वो स्थिर हो चाहे वो परिवर्तनशील हो, उनकी सूचनाओं को इस प्रकार दिखाया जाता है कि जिससे जो प्रबंधक होता है वो उनका लागत नियंत्रण, मतलब कि लागतों, जैसे मान लो कोई लागत है, किसी वस्तु की लागत है, या तो कम आ रही होगी, अगर वो ज़्यादा आ रही है, मान लो अगर हम किसी वस्तु की लागत को कम रखते हैं तो वस्तु खराब बनती है, अच्छी वस्तु नहीं बनती है, ठीक है, उसे लोग घृणा की नज़र से देखेंगे। और अगर उसकी लागत बढ़ाते हैं तो ज़्यादा लागत आएगी, और ज़्यादा लागत आएगी तो उसकी जो प्राइस होगी वो बढ़ जाएगी। तो हम लोग लागत नियंत्रण प्रबंधकों को लागत नियंत्रण एवं विभिन्न प्रबंधकीय निर्णयों में सीमांत लागत से सहायता मिलती है। तो प्रबंधकीय निर्णयों में सीमांत लागत से सहायता मिलती है। प्रत्येक प्रकार की वस्तु के उत्पादन में दो प्रकार के व्यय किए जाते हैं, एक होता है हम लोगों का स्थिर व्यय और दूसरा होता है हम लोगों का परिवर्तनशील व्यय। स्थिर व्यय होता है और एक होता है परिवर्तनशील व्यय। स्थिर व्यय और परिवर्तनशील व्यय को हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझा। और उसके बाद अगर हम लोग उसके बाद की बात करते हैं तो वर्तमान समय में सामान्य रूप से यह माना जाता है, आज के समय की बात करें तो आज के समय में ये माना जाता है कि कुल व्यय जो होते हैं, कुल व्यय मतलब होता है हम लोगों का, कुल व्यय का मतलब होता है टोटल एक्सपेंसेस। और टोटल एक्सपेंसेस में दो प्रकार के एक्सपेंसेस होते हैं, स्थिर और परिवर्तनशील। तो कुल व्ययों के स्थिर व परिवर्तनशील व्ययों के रूप में बंटवारे के द्वारा लागत नियंत्रण व निर्णयन में पर्याप्त सहायता मिलती है। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो सीमांत लागत जो है एक तरीके से स्थिर और परिवर्तनशील जो व्यय हैं उनके बंटवारे के द्वारा लागत नियंत्रण में सहायता करता है, निर्णयन में सहायता करता है। तो इस उद्देश्य के लिए हम लोग जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग सीमांत लागत विधि कहते हैं। तो ये बातें मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ाई। अब सीमांत लागत शब्द का प्रयोग दो अर्थों में होता है। प्रथम मूल अर्थ में बात करते हैं तो प्राइम कॉस्ट, और दूसरे अर्थ में इनकी परिवर्तनशील व्ययों को विशिष्ट अर्थ में लिया जाता है। तो ये बातें तो हम लोग अच्छी तरीके से और भी जानेंगे, लेकिन मेन बात है हम लोगों को न्यूमेरिकल की बात करनी है, तो इनकी हम लोग न्यूमेरिकल की भी बात करने वाले हैं। तो आप लोगों को दो पॉइंट और याद रखने हैं और उनको अपने कीवर्ड में हम लोग शामिल करेंगे कि अगर हम लोग बात करते हैं स्टार बना के, तो इनको स्टार बना के आप लोग लिख सकते हैं कि सीमांत लागत विधि को प्रत्यक्ष लागत विधि, सीमांत लागत विधि को प्रत्यक्ष लागत विधि अथवा परिवर्तनशील लागत विधि भी कहा जाता है। तो इस बात को याद रखिएगा कि सीमांत लागत विधि को हम लोग प्रत्यक्ष लागत विधि हम लोग हाईलाइट कर देते हैं। प्रत्यक्ष लागत विधि तथा परिवर्तनशील लागत विधि भी कहा जाता है सीमांत लागत विधि को। डायरेक्ट कॉस्ट मेथड और वेरिएबल कॉस्ट मेथड भी इसे हम लोग कहते हैं। डायरेक्ट कॉस्टिंग कहते हैं और वेरिएबल कॉस्टिंग भी इसे कहते हैं, तो इनको याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं तो सीमांत लागत विधि की गणना की विधियाँ कितनी होती हैं, और एक एक विधि को हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। कोई भी पार्ट्स आप लोगों का स्किप नहीं करेंगे, बिल्कुल डिटेल में पढ़ाएंगे जैसे पेड बैच में पढ़ाते हैं। सीमांत लागत विधि की रीतियाँ। सीमांत लागत विधि की रीतियों की बात हम लोग इसमें करने वाले हैं। सीमांत लागत विधि की कौन कौन सी रीतियाँ हैं उनको हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। सीमांत लागत विधि की रीतियों की हम लोग बात इसमें करने वाले हैं।
हाँ, तो सबसे पहले हम लोग सीमांत लागत विधि की रीतियों की बात करते हैं। तो सीमांत लागत की विधि की रीतियों को पृथक करने की अनेक रीतियां हैं। इसमें से जो मुख्य रीतियां हैं उन पर हम लोग बात करते हैं। जो मुख्य रीतियां हैं उनकी हम लोग बात करते हैं। नंबर 1 में हम लोग बात करेंगे समीकरण विधि। इसे हम लोग समीकरण विधि कहते हैं। तो इसकी हम लोग बात करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग समीकरण विधि से करेंगे। समीकरण विधि में हम लोग इसे बोलते हैं इक्वेशन मेथड। इक्वेशन मेथड, समीकरण को इक्वेशन बोलते हैं। तो इसका नाम हम लोगों ने रखा है, सॉरी हम लोगों ने नहीं, पहले से ही है, इक्वेशन मेथड। अब इक्वेशन मेथड को हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद है हम लोगों का दूसरा जो मेथड हम लोग पढ़ेंगे वो है हम लोगों का उच्च और निम्न बिंदु विधि। उच्च और निम्न बिंदु विधि। उच्च और निम्न बिंदु विधि को बोलते हैं हाई एंड लो पॉइंट मेथड। इसे बोलते हैं हाई एंड लो पॉइंट मेथड। तीसरी विधि जो है उसे हम लोग बोलते हैं न्यूनतम वर्ग रीति। न्यूनतम वर्ग रीति को बोलते हैं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। वर्ग को हम लोग स्क्वायर बोलते हैं, तो इसीलिए इसको हम लोग स्क्वायर्स बोल सकते हैं। तो चौथी है हम लोगों की विश्लेषणात्मक विधि। तो विश्लेषणात्मक विधि को भी हम लोग देखेंगे, लेकिन कुछ ज़्यादा खास नहीं है इसमें। हम लोग विश्लेषणात्मक विधि में जो देखो सबसे मेन है आप लोगों की समीकरण विधि, तो इसको हम लोगों को ध्यान से पढ़ना है। और उच्च और निम्न विधि सबसे मोस्ट है, तो हम लोगों की इक्वेशन मेथड, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे, लेकिन अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ये नहीं है कि हल्का हल्का पढ़ लिया। मान लो कि वहीं से डिटेल में से अगर मान लो क्वेश्चन पूछा गया तब क्या करेंगे। तो विश्लेषणात्मक विधि की बात हम लोग इसमें करने वाले हैं। विश्लेषणात्मक रीति की बात हम लोग करने वाले हैं। विश्लेषणात्मक रीति में हम लोग अगर बात करते हैं तो इसे बोलते हैं एनालिटिकल मेथड। तो इन चार विधियों को हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग देखो, ये मत सोचो कि टॉपिक नहीं हुआ, टॉपिक करेंगे, डिटेल करेंगे पूरी और अच्छी तरीके से करेंगे। ये नहीं है कि ये मत सोचिए कि आज टॉपिक कंप्लीट हो जाए, ये मत सोचिए, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए पूरी अच्छी तरीके से कराऊंगा, ये वाला वादा है। अगर हम लोग बात करते हैं पहली विधि की, और पहली विधि है हम लोगों की समीकरण। अगर हम लोग बात करते हैं तो पहली विधि जो है वो है हम लोगों की समीकरण विधि। और समीकरण विधि में हम लोग बात करेंगे, समीकरण विधि की बात करते हैं तो इस विधि में हम लोग क्या करते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग और फिक्स्ड कॉस्टिंग निकालेंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग और फिक्स्ड कॉस्टिंग। तो इस विधि में हम लोग थोड़ी सी बातों को लिख देंगे कि जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि इस विधि में मार्जिनल कॉस्टिंग, इस विधि में मार्जिनल कॉस्टिंग जिसे हम लोग सीमांत लागत कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट प्लस में अगर हम लोग कर देते हैं फिक्स्ड कॉस्ट बराबर हम लोगों की क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी हम लोगों की टोटल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, तो अगर हम लोग बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट निकालने की, तो वो मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से बताई हुई है। तो अभी आगे और भी मेथड आएंगे जिनमें हम लोगों को मार्जिनल कॉस्टिंग मान लो निकालने को दे दिया है, तो हम लोग मार्जिनल कॉस्ट भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर आप लोगों को मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं आती है तो हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग की भी बात कर लेते हैं। मार्जिनल कॉस्ट बराबर किस प्रकार से निकालेंगे, प्राइम कॉस्ट में अगर हम लोग ऐड कर देते हैं ऑल वेरिएबल एक्सपेंसेस को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो हम लोगों की मार्जिनल कॉस्ट आ जाती है। हम लोग प्राइम कॉस्ट में
ऑल वेरिएबल एक्सपेंसेस को ऐड कर देते हैं, ऑल वेरिएबल जितने भी होते हैं उनको ऐड करेंगे। अब आप कहेंगे कि प्राइम कॉस्ट कैसे आएगी, तो प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो ये मैंने बातें आप लोगों को पहले ही सिखाई हुई हैं, लेकिन कोई नहीं। प्राइम कॉस्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हम लोगों की आती है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों का जब हम लोग ऐड करते हैं तो हम लोगों को क्या आता है, तब हम लोगों का प्राइम कॉस्ट आती है। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और अगर हम लोग बात करते हैं इसी में अगर हम लोग बात कर देते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस को ऐड करने की, तब भी तो हम लोगों की मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी, क्योंकि प्राइम कॉस्ट बराबर क्या होती है, प्राइम कॉस्ट बराबर होती है ये तीनों। तो ये तीनों अगर हम लोग ऐड कर देते हैं और प्लस वेरिएबल एक्सपेंसेस ऐड कर देते हैं, तब भी हम लोगों की ये चीज़ें आ जाएंगी। अगर हम लोग बात करते हैं, अब आप लोग कहेंगे कि सर जी वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएंगी, वेरिएबल एक्सपेंसेस कैसे आएंगे, मान लो नहीं दिए हैं, तो उसका भी एक तरीका है। मान लो आप लोगों को टोटल कॉस्ट तो दी जाएगी ना, मान लो कहीं आप लोगों को टोटल कॉस्ट दी है। अब मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि टोटल कॉस्ट में दो प्रकार के एक्सपेंसेस ऐड होते हैं, तो उन्हें बोलते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस और कुछ को बोलते हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस। तो अगर हम लोग टोटल कॉस्ट में अगर हम लोग माइनस कर देते हैं, सॉरी यहाँ पे माइनस कराना है, टोटल कॉस्ट में अगर हम लोग माइनस कर देते हैं, क्या माइनस कर देते हैं फिक्स्ड कॉस्ट को अगर हम लोग माइनस कर देते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट या फिर फिक्स्ड ओवरहेड, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑल फिक्स्ड एक्सपेंसेस या फिक्स्ड ओवरहेड को अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, तब हम लोगों का ऑल वेरिएबल एक्सपेंसेस आ जाएंगे। तो ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया, इसको थोड़ा सा लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे कट हो गया है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये हो गया हम लोगों का प्राइम कॉस्ट कैसे निकलेगी ये बता दिया। मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, प्राइम कॉस्ट प्लस ऑल वेरिएबल एक्सपेंसेस, इनको याद रखना है और रिवीजन करते रहिए। रिवीजन करने से आप लोग अच्छी तरीके से फॉर्मूलों को पकड़ बनाएंगे और न्यूमेरिकल जो प्रैक्टिस सेट है उनको लगाते रहिए। टोटल कॉस्ट में अगर हम लोग माइनस कर देते हैं ऑल फिक्स्ड एक्सपेंसेस को, तब हम लोगों का क्या आ जाता है, तो हम लोगों का ऑल वेरिएबल एक्सपेंसेस आ जाएंगे। तो इनको हम लोग अच्छी तरीके से समझ गए कि मार्जिनल कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं। तो इस विधि में मार्जिनल कॉस्टिंग प्लस फिक्स्ड कॉस्ट बराबर टोटल कॉस्ट हम लोगों की अगर हम लोग कर देते हैं के रूप में समीकरण बना लिए जाते हैं। तो अगर हम लोग इसमें थोड़ी सी बातों को थोड़ा सा नीचे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने जगह नहीं छोड़ी है अपने के लिए, तो इस विधि में मार्जिनल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट बराबर हम लोगों की टोटल कॉस्ट होती है। और टोटल कॉस्ट इस प्रकार का, अगर हम लोग इसमें और आगे मैटर बढ़ाते हैं तो इस प्रकार का समीकरण बना लिया जाता है। समीकरण बना लिया जाता है या फिर बना लिए जाते हैं। और फिर युगपत समीकरण के रूप में उन्हें अभी हम लोग जब हल कराएंगे आप लोगों को युगपत समीकरण के रूप में उन्हें हल कर लिया जाता है। हल कर लिया जाता है। तब हम लोगों का कौन सा मेथड होता है, समीकरण विधि हम लोगों की होती है। पहले तो हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग प्लस फिक्स्ड एक्सपेंसेस बराबर टोटल कॉस्ट इस प्रकार के समीकरण बनाएंगे, और समीकरण बनाने के बाद उन्हें युगपत समीकरण के द्वारा उन्हें हल करके उनके हम लोग आंसर निकाल लेंगे। तो
अगर हम लोग बात करते हैं समीकरण, देखो हम लोगों को क्या निकालनी है, हम लोगों को सीमांत लागत निकालनी है। अब सीमांत लागत निकालने के लिए हम लोग सबसे पहला मेथड कौन सा सीख रहे हैं, समीकरण विधि सीख रहे हैं। और समीकरण विधि में अगर हम लोगों को मान लो मार्जिनल कॉस्टिंग अगर हम लोगों को निकालनी है, ठीक है, अब मार्जिनल कॉस्टिंग तो यहाँ पे दी नहीं होगी, तो हमें फिक्स कॉस्ट दिया होगा प्लस टोटल कॉस्ट दिया होगा, तब भी हम लोगों का सीमांत लागत आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग करेंगे और एक क्वेश्चन को भी आप लोगों को करके दिखाएंगे। तो इसको हम लोग अच्छी तरीके से करने वाले हैं। तो एक अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें हम लोग थोड़ी सी बातों को लिख लेते हैं और क्वेश्चन को भी हम लोग आपके सामने लिख कर दिखाएंगे, अच्छी तरीके से करेंगे भी। तो हम लोग सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखते हैं जिससे आप लोगों को और अच्छी तरीके से बातों को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है हम लोगों का कि दो अवधियों में अगर हम लोग बात करते हैं तो दो अवधियों में कुल लागत क्रमशः 15,000 कुल लागत क्रमशः 15,000 इकाइयाँ, कुल लागत क्रमशः 15,000 इकाइयों व 20,000 इकाइयों के लिए 40,000 रुपये व 50,000 रुपये हैं। सीमांत लागत प्रति इकाई कितनी है? सीमांत लागत प्रति इकाई कितनी है? तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। और स्थिर कितनी है, चलो और स्थिर कितनी है, तो इसका आप लोगों को सॉल्यूशन बताना है। चलो सबसे पहले हम लोग इसमें थोड़ी सी और जगह कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते वाले हैं कि दो इकाइयों में कुल लागत जो है वो उन्होंने 15,000 की इकाइयाँ एक बनाई हैं, 15,000 एक बनाई हैं उन्होंने, और 20,000 अलग इकाइयाँ बनाई हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगर फॉर्मूला की बात करते हैं तो मार्जिनल कॉस्टिंग बराबर मार्जिनल कॉस्ट बराबर अगर हम लोग बात करते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलेगी, प्राइम कॉस्ट और प्लस में अगर हम लोगों को ऑल वेरिएबल एक्सपेंसेस मालूम है तब हम लोगों को मालूम चल जाएगी वेरिएबल एक्सपेंसेस। अब मैंने बताया कि चाहे 15,000 इकाइयाँ उत्पादित करें चाहे 20,000 उत्पादित करें, फिक्स्ड कॉस्ट जो होंगे वो सेम टू सेम होंगे, मतलब सेम होंगे। चाहे 15,000 इकाइयों का उत्पादन करें तब भी हम लोगों के उतने ही खर्चे आएंगे, चाहे 20,000 इकाइयों का उत्पादन करें तब भी हम लोगों के उतने ही खर्चे आएंगे। बस परिवर्तन होता है तो वेरिएबल एक्सपेंसेस में परिवर्तन होता है, तो इस बात को याद रखिएगा। तो देखो सबसे पहले हम लोग अब बात करते हैं तो यहाँ पे दो दिया है, तो हम लोगों को दिया है, तो वो दिया है 40,000 रुपये जो कुल है, तो वो दिया है हम लोगों को 40,000 रुपये, और यहाँ पर जो दिया है वो दिया है 50,000 रुपये दिया, ठीक है। तो कुल लागत जो है वो 15,000 है और 20,000 इकाइयों के लिए 40,000 और 50,000 है, ठीक है। उसके बाद तो अगर हम लोग बात करते हैं तो सीमांत लागत जो है, अगर हम लोगों को तो दी नहीं है सीमांत लागत, क्योंकि हमें निकालनी है, तो सीमांत लागत को हम लोग मान लेते हैं, सीमांत लागत को हम लोग V मान लेते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग बात करते हैं सीमांत लागत को V मान लेते हैं और स्थिर लागत को हम लोग F मान लेते हैं, ठीक है। स्थिर लागत को हम लोग F मान लेते हैं। तो मार्जिनल कॉस्टिंग की अगर हम लोग बात करते हैं, दोनों समीकरणों को हम लोग रखेंगे, तो अगर हम लोग 15,000 की बात अगर हम लोग करते हैं,
पहला है हम लोगों का 20,000 इकाइयाँ, और 20,000 में अगर हम लोग बात करते हैं, V मतलब वेरिएबल कॉस्ट और F मतलब फिक्स्ड कॉस्ट, बराबर अगर हम लोग लिखते हैं तो वो कितना है हम लोगों का, तो हम लोगों का है 50,000 रुपये। ठीक है, तो वो है हम लोगों का 50,000 रुपये है। तो वो हम लोगों का कितना है, 50,000 रुपये है। ठीक है, उसके बाद अगर दूसरे समीकरण की बात करते हैं तो वो है 15,000 इकाइयाँ हैं और V प्लस F लिख देते हैं, और वो कितना है, 40,000 है। अगर हम इस समीकरण को युगपत करते हैं तो माइनस लगाएंगे यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी माइनस लगाएंगे, और यहाँ पर भी माइनस लगाएंगे, क्योंकि अगर हम लोगों को हल करना है तो 20,000 से 15,000 घटाएंगे तो ये इकाइयाँ जो आएंगी वो 5,000 आएंगी। और अगर हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो ये F से F हम लोगों का कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का हो जाएगा और एक प्लस का हो जाएगा। तो ये हम लोगों का बचेगा क्या, 5,000। V बराबर अगर हम लोग बात करते हैं तो बचेगा क्या, तो हम लोगों के पास 10,000 बच जाएगा। और अगर हम लोग V बराबर वेरिएबल मतलब अगर हम लोग V बराबर सीमांत लागत की बात करते हैं तो 10,000 में भाग देंगे हम लोग कितने का, 5,000 के अगर हम लोग भाग देंगे तो ये जो है वो आ जाएगी हम लोगों की, प्रति इकाई की बात करते हैं तो वो 2 रुपये आ जाएगी। तो वो कितने रुपये आ जाएगी, 2 रुपये आ जाएगी। अब V का मूल्य जो है वो हम समीकरण में अगर हम लोग रखते हैं तो समीकरण में हम लोग रख देते हैं। अगर हम लोग फर्स्ट समीकरण था हम लोगों का ये, और सेकंड समीकरण था हम लोगों का अगर ये, तो अगर हम लोग V का मान अगर रख देते हैं तो V का मान कितना है, 2 है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 2 रख देते हैं, तो अगर फर्स्ट समीकरण में रखते हैं या सेकंड समीकरण में भी अगर हम लोग रखते हैं तो हम लोगों का मान जो है वो कितना आएगा, अब अगर हम लोग V का मान अगर हम लोग समीकरण चाहे फर्स्ट में रखें चाहे सेकंड में रखें, हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो 20,000 है, यहाँ पे हम लोगों ने 20,000 रखे थे, और अगर हम लोग V का मान है जो 2 है तो 2 रख दिया, और प्लस में F लिख देते हैं, बराबर लिख देते हैं, सॉरी यहाँ पे बराबर में 50,000 है। पहले समीकरण हम लोगों का 50,000 है। अब हम लोग इसको अगर हल करते हैं तो ये हो जाएगा 40,000, प्लस में हम लोगों का हो जाएगा F बराबर 50,000। अगर हम लोगों को F का मान चाहिए तो हम लोगों को क्या करना होगा, 50,000 में से माइनस करने होंगे, हमें 40,000 को माइनस करने होंगे, तो हम लोगों का F का जो मान आएगा तो वो कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने F मतलब कि स्थिर लागत कितनी होगी, तो वो 10,000 होगी। और अगर हम लोग सीमांत लागत की बात करते हैं तो सीमांत लागत जो है तो वो है हम लोगों की, ये है हम लोगों की सीमांत लागत। तो सीमांत लागत का आंसर आएगा 40,000 रुपये। और अगर हम लोग सीमांत लागत की बात करते हैं तो सीमांत लागत की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो तो है हम लोगों की 2 रुपये के हिसाब से, पर यूनिट के हिसाब से है 2 रुपये पर यूनिट। और अगर हम लोग पर यूनिट है 2 रुपये पर यूनिट सीमांत लागत की बात करते हैं तो 2 रुपये पर यूनिट की हम लोगों ने बात की हुई। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आप लोग कहेंगे कि ये फार्मूला तो आपने यूज किया ही नहीं है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट बराबर प्राइम कॉस्ट प्लस में ऑल वेरिएबल एक्सपेंसेस, तो ये फार्मूला नहीं था। मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि हम लोगों ने इस फार्मूले का यूज़ किया है। तो अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो एक सेकंड अभी आप लोगों को बता देते हैं, क्योंकि हम मार्जिनल अगर हम लोग बात करते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट में अगर हम लोग प्लस कर देते हैं, क्या प्लस कर देते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट को प्लस कर देते हैं, तो हम लोगों का क्या आ जाता है, तब हम लोगों का टोटल कॉस्ट आ जाता है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट आ जाता है। अब मार्जिनल कॉस्ट की बात करते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट को हम लोगों ने V माना और फिक्स्ड कॉस्ट को हमने F माना, और यहाँ पे हम लोगों ने टोटल कर दिया, टोटल तो टोटल हम लोगों का जो टोटल कॉस्ट है वो हम लोगों को दी गई है। किसी में 40,000 है और एक में हम लोगों की 50,000 है। अब मार्जिनल कॉस्ट में हम लोगों ने यहाँ पे V माना तो हम लोगों ने 20,000 को रखा, यहाँ पे 20,000 और V माना, और उसके बाद हम लोगों ने 15,000, ये देखो यहाँ पे देखो हम लोगों ने रखा, और प्लस में किया F को और बराबर रखा टोटल कॉस्ट को। फिर उसके बाद 15,000 किया, 15,000 V को साथ में लिया, प्लस में F लिखा, और ये फिर 40,000। तो ये मत सोचिए कि ये फार्मूला नहीं लगाया। मान लो मार्जिनल कॉस्ट नहीं दी जाती आप लोगों को, तब ये बातें हम लोगों को करनी पड़ती हैं। तो और अगर मान लो चीज़ों को भी देखना पड़ता है कि प्राइम कॉस्ट अगर दिया है तभी तो हम लोगों का मार्जिनल कॉस्ट आ पाएगा इस फार्मूले से, नहीं तो हम लोगों को युगपत समीकरण लगाना पड़ेगा, तब हम लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसको अच्छी तरीके से आप लोग देखिए, ये फार्मूला यहाँ पे अभी यूज नहीं हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। आप लोग सोचें कि यही फार्मूला हम लोगों ने लगाया हुआ है, ठीक है, ये फार्मूला इसका यूज हुआ है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो
इसको हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझा। अगले क्वेश्चन में, अगले जब हम लोग वीडियो में आएंगे तब आप लोगों को एक क्वेश्चन और देंगे इसी प्रकार से और अच्छी तरीके से आप लोगों को सॉल्व करवाएंगे। ये मेरा वादा है आप लोगों से। बस आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है कि आप लोग एसपी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग शेयर करेंगे तो मैं थोड़ा सा मोटिवेट होऊंगा और आप लोगों के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा और मैं डिटेल पढ़ाने की भी कोशिश करूंगा। इनकम टैक्स की बात करते हैं तो आप लोग आयकर की भी क्लासें अपनी देखते चलिए। आयकर की क्लासें भी आप लोगों की चल रही हैं और अगर हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास भी आप लोगों की मैंने आज ही करवाई है। ये एक कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास है। कॉर्पोरेट अकाउंट की क्लास भी मैंने आज ही आप लोगों को एक अपलोड की हुई है, कल अपलोड की थी सॉरी। और उसके बाद हम लोगों ने ऑडिटिंग की क्लास हम लोगों ने 2 कर ली हैं। इंडस्ट्रियल की हम लोगों ने 4 क्लासें कर ली हैं। आप लोगों को 5वीं क्लास भी कर लिया आज में मिल जाएगी, ठीक है। तो मैंने बहुत सी क्लासें आप लोगों की चल रही हैं, उनको अच्छी तरीके से आप लोग देखिए। प्रैक्टिस सेट की भी क्लासें मैंने 11 करवा दी हैं, तो उनको भी आप लोग देखते रहिए। कुछ लोग कहते हैं कि कोई प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आएंगे नहीं, लेकिन समझ तो विकसित होगी ना आप लोगों की, समझ से ही आप लोग आगे बढ़ते हैं। तो इनको याद रखिए। मैं प्रैक्टिस सेट और भी कराऊंगा। और कुछ लोग, हाँ एक बात और है कि एक बच्चा कह रहा था कि इंडस्ट्रियल की जो है एमसीक्यू कराइए, तो वो भी मैं आप लोगों को कराऊंगा। पहले इंडस्ट्रियल का पूरा सिलेबस तो कर लूँ, फिर उसके बाद हम लोग इनके एमसीक्यू भी साथ ही साथ करते चलेंगे। अगर मिलते हैं तो हम लोग एमसीक्यू भी करेंगे, ठीक है। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एसपी एजुकेशन चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें और आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें और कमेंट जरूर करें। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।